students, good morning. Today in our class we will understand how to record the banking transactions. आपकी बुक में पेज नंबर 9.26 है, मैं यहाँ मेंशन कर रही हूँ दी हुए बुक में। बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है बच्चों आज का ये टॉपिक। इसमें हम बहुत सारी एंट्रीज सीखेंगे जो बैंक से रिलेटेड होती हैं। रिकॉर्डिंग ऑफ बैंकिंग ट्रांजैक्शंस, क्योंकि बहुत से लेन देन ट्रांजैक्शंस बिजनेस में हमारे बैंक से रिलेटेड होते हैं, चेक की फॉर्म में होते हैं। कई बार हम पैसे बैंक में जमा कराते हैं, निकलवाते हैं। ठीक है, जैसे हम एक पर्सन है और हमारा बैंक में अकाउंट होता है, सेविंग अकाउंट, फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट। ऐसे ही बच्चों जब भी हमें कोई बिजनेस स्टार्ट करना हो, चाहे किसी भी चीज़ का बिजनेस हो, तो सारी ट्रांजैक्शन के लिए हमें बैंक में अकाउंट ओपन करवाना पड़ेगा। जितने भी मर्चेंट यानी कि ट्रेडर्स, बिजनेसमैन होते हैं, उनको बैंक में कौन सा अकाउंट ओपन करवाना होता है? करंट अकाउंट। ठीक है, सेविंग या एफडी नहीं, बैंक में कौन सा अकाउंट हम खुलवाते हैं? करंट अकाउंट। जब भी आपको पूरी एंट्रीज में कहीं पर भी बैंक वर्ड डेबिट होता हुआ नजर आए तो मतलब ये कौन सा अकाउंट था? करंट। ऐसे ही बैंक क्रेडिट होता नजर आए, टू बैंक हो रहा हो तो भी कौन सा है? करंट। करंट अकाउंट मानना है आपने, जिसमें ये फैसिलिटी मिलती है हर एक बिजनेसमैन को कि कई बार हम बैंक से ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं एक एक दिन में। इवन कई बार बैंक में हम डिपॉजिट भी करवा सकते हैं, निकलवा भी सकते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट एडवांटेज जो है इसका करंट अकाउंट का, उसमें हमें ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी मिलती है। ओवरड्राफ्ट यानी कि एक्स्ट्रा। मान लीजिए मैं एक बिजनेसमैन हूँ और मेरा बैंक में जो करंट अकाउंट ओपन है उसमें 1 लाख रुपीज़ पड़े, बट मुझे अभी किसी सप्लायर को, क्रेडिटर को 1,20,000 पे करनी है। ठीक है, तो मैं उसको चेक काट के दे देती हूँ, तो 20,000 मेरा बैलेंस नेगेटिव चला गया, यानी मुझे बैंक ने ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी दे दी है, जो कि मुझे 1 साल के अंदर बैंक को वापस करना है। तो ये फैसिलिटी ओवरड्राफ्ट की सिर्फ और सिर्फ करंट अकाउंट में मिलती है। तो अब बच्चों हम बैंक से रिलेटेड यहाँ पर मैं आपको 13 ट्रांजैक्शंस की एंट्री बता रही हूँ, जो कि जितने भी आगे सम है जर्नलाइज करते टाइम, जर्नल एंट्री करते टाइम यूज होंगे। फर्स्ट है व्हेन कैश इज डिपॉजिटेड इनटू बैंक। ठीक है, अभी सिर्फ एंट्रीज को अंडरस्टैंड करें, बाद में ये सम में आएगा। अगर हमारे पास कैश है और हम इतना कैश अपने ऑफिस में या शॉप में नहीं रखना चाहते हैं, हम उसको बैंक में जाके करंट अकाउंट में डिपॉजिट करा देते हैं, तो इसमें बैंक का बैलेंस इंक्रीज होगा। ठीक है, जब भी बैंक में पैसा आए बैंक डेबिट, और जब भी हमारे बैंक से पैसा जाए तो बैंक क्रेडिट करना है। इसके पीछे क्या लॉजिक है, रूल्स? बैंक डेबिट हुआ, आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि बैंक हमारी एसेट है। मॉडर्न अप्रोच के थ्रू सारी एसेट्स डेबिट होती हैं। ठीक है, और आपने ट्रेडिशनल अप्रोच में क्या सीखा? 3 रूल्स। इन रूल्स को प्लीज डेली रिवाइज करना है। पर्सनल का रूल, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। रियल का रूल, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। और नॉमिनल का रूल, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। तो बैंक पे कोई पूछे कौन सा रूल लग रहा है इन तीनों में, तो हम कहेंगे पर्सनल का रूल लग रहा है। बैंक एक पर्सन है, लेकिन मेरी तरह, आपकी तरह नेचुरल पर्सन नहीं है। ठीक है, बैंक, कंपनी, यूनिवर्सिटी, डिस्पेंसरी, हॉस्पिटल, स्कूल, कॉलेजेस, ये सब क्या माने जाते हैं? आर्टिफिशियल पर्सन माने जाते हैं, क्योंकि ये भी हमारी तरह कई काम कर सकते हैं। तो बैंक एक आर्टिफिशियल पर्सन है। और पर्सनल का रूल आपने सीखा बच्चों, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से हम ये सारी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं। बिजनेस किसी को भी पैसा दे रहा है तो वो कौन हुआ? रिसीवर। रिसीवर पर्सनल के रूल से क्या होता है? डेबिट। तो हमने बैंक में पैसे जमा कराए, बैंक को हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से रिसीव हो रहे हैं। ठीक है, आप ऐसे भी बोल सकती हो। और हमने जो पैसा बैंक में जमा कराया वो कभी ना कभी तो हम निकालेंगे ना, तो बैंक से हमने वापस लेने, इसलिए बैंक हमारा डेबिट द डेटर भी है। ठीक है, और बैंक का बैलेंस हमारी एसेट भी होता है, एसेट डेबिट होती है। तो बैंक में पैसा जमा कराया, कैश हमारे पास से निकल गया, जो अमाउंट है चला गया। अमाउंट नाम का हेड नहीं होता। अमाउंट वर्ड आप नरेशन में यूज कर सकते हैं। अमाउंट या कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक। ठीक है, इसकी नरेशन हो जाएगी और जो भी अमाउंट है डेबिट और क्रेडिट में
आ जाएगा। कैश पे कोई पूछे कौन सा रूल लग रहा है, आप कहेंगे रियल अकाउंट का रूल लग रहा है, क्रेडिट वर्ड गोज आउट। ठीक है, जब भी कोई एंट्री बनाए आप साथ में रूल जरूर उसका सोच ले। ये रियल अकाउंट के रूल से क्रेडिट वर्ड गोज आउट, और ये पर्सनल के रूल से डेबिट द रिसीवर हो रहा। नेक्स्ट एंट्री पर आएंगे, व्हेन कैश इज विड्रॉन फ्रॉम द बैंक। हमारा बैंक में करंट अकाउंट ओपन है, हम बैंक में पैसा जमा करवा सकते हैं और जब भी जरूरत हो निकलवा भी सकते हैं। तो आज हमें जरूरत थी, हम बैंक से पैसा निकलवा कर ले आए। तो बिजनेस में क्या आया, कैश अकाउंट आया, कैश डेबिट हो गया, डेबिट वर्ड कम्स इन, और बैंक का बैलेंस वापस रिड्यूस हो गया। ठीक है, बैंक में पैसा आए तो डेबिट, बैंक से पैसा निकले तो बैंक क्रेडिट। हम यहाँ पर जब भी बैंक वर्ड डेबिट या क्रेडिट कर रहे हैं तो ये करंट अकाउंट की ही बात हो रही है। ठीक है, या कह सकते हो बैंक से पैसे हमने ले लिए तो बैंक ने हमको दे दिए, बैंक गिवर है, पर्सनल के रूल से क्रेडिट द गिवर। इस पूरी एंट्री का रिवर्स है, ये डिपॉजिट कराने की एंट्री और ये बैंक से पैसा निकलवाने की एंट्री, इसको बोलते हैं विड्रॉन या विड्रू, अमाउंट विड्रॉन फ्रॉम बैंक। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड एंट्री है बच्चों आपके सामने, चेक्स ड्राफ्ट रिसीव फ्रॉम द कस्टमर आर डिपॉजिटेड इनटू द बैंक ऑन द सेम डे। हमने बिजनेस के रिगार्डिंग बहुत सारे लोगों से पैसे लेने होते हैं। ठीक है, वो पर्सन जिनसे बिजनेस ने पैसा लेना है कौन होते हैं, हमारे डेटर। डेटर कैश की फॉर्म में भी पैसा दे सकते हैं और वो हमें कोई चेक या ड्राफ्ट भी दे सकते हैं। ठीक है, किसी कस्टमर मान लीजिए ए है, उसने हमारे पैसे देने थे पर कैश नहीं दिया, उसने चेक दे दिया या ड्राफ्ट दे दिया, जो कि अगर कुछ भी नहीं लिखा तो आपको ये मान के चलना है कि इमीडिएटली हमने सेम डे जाके बैंक में जमा करा दिया। अगर कुछ भी नहीं लिखा इसके बारे में तो आपको मानना है सेम डे डिपॉजिटेड इनटू बैंक। तो जब चेक या ड्राफ्ट बैंक में डिपॉजिट हो जाएंगे तो हमारे बैंक का बैलेंस फिर से इंक्रीज हो गया या डेबिट द रिसीवर, और जो कस्टमर था हमारा, ठीक है, कस्टमर का अकाउंट हम क्रेडिट कर देंगे, कस्टमर्स पर्सनल अकाउंट। ठीक है, ए है तो टू ए लिख देंगे, बी है तो टू बी लिख देंगे, राम है तो टू राम लिख देंगे, जो भी गिवर है, और नरेशन लिख देंगे चेक एंड ड्राफ्ट डिपॉजिट इनटू बैंक एट सेम डे। नेक्स्ट फोर्थ है बच्चों, व्हेन चेक ड्राफ्ट रिसीव फ्रॉम द कस्टमर आर नॉट सेंड टू बैंक ऑन सेम डे। जब भी हमें कोई चेक ड्राफ्ट मिलते हैं, बिजनेस में बहुत सारे चेक ड्राफ्ट डेली हमें मिलते रहते हैं, तो ऐसा नहीं होता कि सेम डे हम उसी टाइम तुरंत बैंक में जाएंगे और पैसा चेक का डिपॉजिट हो जाएगा। जब भी कोई चेक मिले तो 3 मंथ्स आप मान के चलिए, 3 मंथ्स की वैलिडिटी है, 3 महीने के अंदर आप कभी भी चेक को बैंक में जमा करा सकते हैं। ठीक है, अगर कुछ भी नहीं लिखा ट्रांजेक्शन में तो मानना है सेम डे डिपॉजिट हो गया, बैंक ही डेबिट होगा। लेकिन ये थर्ड थी, लेकिन अगर लिखा हुआ है कि बैंक में अभी जमा नहीं हुआ तो आपने एक हेड ओपन करना है, चेक इन हेड, चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट, क्योंकि वो चेक आपके पास पड़ा हुआ है। 1 हफ्ते बाद, 10 दिन बाद, महीने बाद, या मैक्सिमम लगा लीजिए 3 मंथ्स बाद आप वो चेक बैंक में जमा कराएंगे तो ही बैंक का बैलेंस बढ़ेगा। अभी तो चेक बैंक में गया ही नहीं तो बैंक का बैलेंस इंक्रीज हुआ, नो। ठीक है, बैंक डेबिट नहीं लिख सकते, आपको क्या लिखना है, चेक इन हैंड डेबिट। जब चेक आपके पास आए या ड्राफ्ट आपके पास आए तो चेक इन हैंड डेबिट, क्योंकि अभी बैंक में भेजा नहीं गया है। लेकिन पर्सनल जो पर्सन है वो हमारा गिवर हो गया। ठीक है, ए से चेक मिला तो टू ए, बी से चेक मिला तो टू बी। फिफ्थ करते हैं अब हम, ऑन द डेट व्हेन अबव चेक ड्राफ्ट एटसेट्रा आर सेंड टू द बैंक। मान लीजिए जब चेक मिला तो चेक इन हैंड डेबिट किया, अब 1 हफ्ते बाद, 10 दिन बाद, कुछ दिन बाद हमें याद आया कि ये चेक पड़े, चलो बैंक में जमा करा आते हैं, तो यही चेक जब बैंक में जाएगा तो इसको क्रेडिट करना होगा और बैंक का बैलेंस हमारा बढ़ गया है, या कह लो पर्सनल के रूल से बैंक हमारा डेबिट द रिसीवर है। जब भी अमाउंट कैश, पैसा, चेक, ड्राफ्ट बैंक में जमा हो तो बैंक को डेबिट करना है हमने। ठीक है, चेक का आना बच्चों चेक इन हैंड डेबिट होता है, तो यही चेक जब जाएगा तो चेक इन हैंड क्रेडिट हो जाएगा। ये हमने टेम्परेरी हैंड ओपन किया है, ठीक है, जो कि 3 महीने के अंदर अंदर हम कभी भी जाके बैंक में जमा करा सकते हैं। उसके बाद है बच्चों 7, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अभी तक हमने बैंक का बैलेंस बढ़ाया ये मानते हुए कि चेक में कोई प्रॉब्लम गड़बड़ नहीं हुई। ठीक है, जब चेक का अमाउंट ठीक ठाक हमारे अकाउंट में जमा हो जाता है तो उसको बोलते हैं ऑनर्ड। ठीक है,
कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, कस्टमर के अकाउंट से निकल जाएंगे पैसे और हमारे बैंक अकाउंट में आ जाएंगे, हम मान लेंगे कि कस्टमर से हमको पेमेंट मिल गई है। लेकिन कई बार कोई प्रॉब्लम भी हो सकती है, चेक का अमाउंट हमारे बैंक अकाउंट में डिपॉजिट नहीं हुआ, कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है। हो सकता है कस्टमर के साइन ठीक नहीं है, या कटिंग हो गई, या डेट की प्रॉब्लम, या जिस कस्टमर ने पैसा हमें देना है उसने जितने का हमें चेक काट के दिया उसके अकाउंट में उतना बैलेंस ही नहीं है, इनसफिशिएंट यानी कम बैलेंस है, ठीक है। तो कोई भी टेक्निकल ग्राउंड हो सकता है कि हमारा चेक ऑनर नहीं हुआ, यानी कि डिसऑनर हो गया, पैसा जमा नहीं हुआ। तो मैं आपको 7 बता रही हूँ कि जब हमने चेक जमा कराया था तो हमने मान लिया था कि बैंक डेबिट हो गया, लेकिन जब बैंक से हमें इंटीमेशन या इंफॉर्मेशन आई कि बैंक में आपका वो चेक डिसऑनर हो गया है, डिसऑनर का मतलब कैंसल, तो आप क्या करेंगे, ठीक है, हम उस पर्सन को फिर से अपना डेटर बना लेंगे। ए है मान लीजिए, तो हम ए या कस्टमर पर्सनल भी आप लिख सकते हो यहाँ पर। जो भी कस्टमर है उसको हम छोड़ नहीं देंगे, ठीक है, क्योंकि उसका चेक ही इनवैलिड हो गया, कैंसल है, वो तो कागज का टुकड़ा है, बेकार है, डिसऑनर हो गया। तो हम कस्टमर्स पर्सनल अकाउंट, ठीक है, अगर नाम पता है तो नाम ही लिखना है, राम श्याम मोहन, ठीक है। ये अगर नाम नहीं पता तो कस्टमर्स पर्सनल अकाउंट डेबिट हो जाएगा और बैंक का बैलेंस बढ़ा ही नहीं। पहले जब हमने चेक डिपॉजिट कराया था तो बैंक डेबिट कर दिया, अब इसको वापस रिवर्स करना पड़ेगा क्योंकि बैंक का बैलेंस इंक्रीज नहीं हुआ। 8 के 2 पार्ट है, ए और बी। When a check is received from a customer and discount is allowed to him and if the check is deposited in the bank on same day। बच्चों ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट पहले हमने 2 क्लासेस में बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड किया है। जहां पर भी वर्ड डिस्काउंट आपको डेबिट होता हुआ नजर आए या क्रेडिट होता हुआ नजर आए तो ये डिस्काउंट कैश डिस्काउंट से रिलेटेड होता है, ठीक है। डिस्काउंट अलाउड का डेबिट बैलेंस होता है और डिस्काउंट रिसीव का क्रेडिट बैलेंस होता है, दिस इज कैश डिस्काउंट। तो अब यहाँ पर चेक हमें किसी कस्टमर से मिला और सेम डे हमने बैंक में डिपॉजिट भी करा दिया और थोड़ा बहुत हमने उसको डिस्काउंट भी दिया है। तो जैसे कैश के पीछे डिस्काउंट चलता है, यहाँ पर बैंक के पीछे चलेगा। किसी भी एंट्री में बैंक और डिस्काउंट या तो इकट्ठे दोनों डेबिट हो रहे होंगे या फिर दोनों क्रेडिट हो रहे होंगे, रूल अलग अलग है। बैंक पे पर्सनल का रूल डेबिट द रिसीवर और डिस्काउंट पे नॉमिनल का रूल डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, ठीक है। और वो जो कस्टमर है हमारा, कस्टमर्स पर्सनल लिख देंगे हम यहाँ पर, कस्टमर्स पर्सनल अकाउंट, राम श्याम कोई भी हो सकता है, यहाँ पर नेम आ जाएगा। मान लीजिए किसी ने हमारे 5500 देने थे और वो हमें 5000 का ही चेक देने के लिए आया और हम मान गए हैं, फुल सेटलमेंट हो गई, तो रिमेनिंग 500 हमारा यहाँ डिस्काउंट छुपा हुआ है, ठीक है। तो जैसे कैश के साथ डिस्काउंट आता है, सिमिलरली बैंक के साथ आएगा। ये तब है जब चेक ऑनर्ड रहा, यानी ठीक ठाक, कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई। लेकिन मान लीजिए इससे नेक्स्ट है 8 का बी पार्ट, इन केस द अबव चेक इज डिसऑनर्ड, तो आपने जो चेक जमा कराने की एंट्री करी है उस पूरी की पूरी एंट्री का रिवर्स करना पड़ेगा, ठीक है। ऑनर्ड होता तो ये, और अगर डिसऑनर हो जाए, कैंसल हो जाए, तो हम क्या एंट्री करेंगे, उस कस्टमर को फिर से अपना डेटर बना लेंगे क्योंकि उसका चेक तो बैंक में एक्सेप्ट ही नहीं हुआ, ठीक है। ए नाम का पर्सन है मान लीजिए, वो फिर से हमारा डेबिट द डेटर है। पहले हमने चेक का अमाउंट सोचा था कि बैंक में डिपॉजिट हो ही जाएगा, तो बैंक का बैलेंस अपनी बुक्स में, ये बिजनेसमैन की बुक्स में रिकॉर्डिंग हो रही है, बैंक का बैलेंस इंक्रीज कर लिया था, लेकिन वापस कैंसिल करने के लिए रिवर्स करना पड़ेगा, डेबिट को क्रेडिट करना पड़ेगा। ऐसे ही डिस्काउंट अलाउड, तब हमने सोचा था कि भाई लॉस है, ठीक है, किसी से 5500 लेने थे और हमने कहा कि चलो 5000 ही दे दो, तो हमने उसको 500 का डिस्काउंट अलाउ किया। लेकिन ये पूरी की पूरी ट्रांजैक्शन ही कैंसिल करनी है, हर क्रेडिट को डेबिट और हर डेबिट को क्रेडिट करना है। तो ये मेन हमारी डिसऑनर की एंट्री है बच्चों। हम उस कस्टमर को अब की बार पूरे 5500 से डेटर बनाएंगे क्योंकि उसकी गलती की वजह से हमें और हमारे बैंक को सफर करना पड़ा है, ठीक है। बैंक का बैलेंस 5000 से जो गलती से बढ़ा दिया था उसको क्रेडिट करके खत्म, और ये लॉस नहीं रहा, वेरी इंपॉर्टेंट। आपको यहाँ टू डिस्काउंट अलाउड, जिसका डेबिट बैलेंस होता है जो कि लॉस था, इसको क्रेडिट करके खत्म करना है क्योंकि ये पेमेंट ही नहीं मानी गई है बैंक की तरफ से, तो फिर लॉस किस बात का,
पहले हम उससे कम में भी मान गए थे, लेकिन चेक ही कैंसिल हो गया, तो अब की बार हम इसको फिर से पूरे अमाउंट 5500 से डेबिट द डेटर बनाएंगे। नेक्स्ट है बच्चों 9th, व्हेन पेमेंट इज मेड बाय इशू ऑफ चेक। अभी तक क्या था, जब हमारे पास या हमारे बैंक अकाउंट में पैसे आते हैं तो हमने लिखना है बैंक डेबिट, लेकिन जब हमको पेमेंट करनी है, ठीक है, किसी भी एक्सपेंस की, लायबिलिटी की, किसी भी क्रेडिटर को, हमने किसी भी पार्टी को पेमेंट करनी है, तो हम उसको बैंक के थ्रू भी पेमेंट कर सकते हैं। कैश देते हैं तो टू कैश, और किसी को हमने चेक दिया, जब हम बैंक में अकाउंट खुलवाते हैं तो हमें एक चेक बुक भी मिलेगी। मान लीजिए हमने राम को पेमेंट करनी है, ठीक है, राम को, तो हमने अपनी चेक बुक में से एक चेक काटा, यानी कि इशू किया, इसको बोलते हैं चेक इशू करना। तो जिस भी पर्सन को पेमेंट करनी है वो पर्सनल के रूल से डेबिट द रिसीवर हो गया और बैंक का बैलेंस रिड्यूस हो गया, ठीक है। जब भी बैंक में पैसा आए बैंक डेबिट, और जब भी बैंक से पैसा कम हो जाए तो बैंक आपको क्रेडिट करना है। डिपॉजिटेड में बैंक डेबिट, और इशू के केस में जब आप चेक काट कर दें तो बैंक क्रेडिट करना है। ऐसी कोई एक्सपेंसेस था, मान लीजिए सैलरी है, रेंट है, इस खर्चे को आप कैश में देते हो तो सैलरी डेबिट टू कैश लिखते हो, लेकिन लिखा गया है कि चेक के थ्रू पेमेंट किया गया है तो आपको टू बैंक लिखना है, ठीक है। उसके बाद है when cash is withdrawn from the bank for the personal use of the proprietor। प्रोप्राइटर ऑनर जिसका भी बिजनेस है, वो बिजनेस में पैसा लगाता है तो कैपिटल, लेकिन जरूरत पड़ने पर निकाल भी सकता है। पर्सनल यूज, प्राइवेट यूज, डोमेस्टिक यूज या हाउस होल्ड पर्पसेज, ऐसी वर्डिंग्स जब आ जाए तो ड्रॉइंग्स होता है, ठीक है। ड्रॉइंग्स का हमेशा हमेशा डेबिट बैलेंस होता है, क्योंकि ये कैपिटल को रिड्यूस करती है। इसमें पर्सनल का रूल लग रहा है, ऑनर के पास पैसे रिसीव हो रहे हैं, ऑनर को तो डेबिट द रिसीवर है, और अगर वो कैश निकालता तो टू कैश, लेकिन बैंक से पैसे निकाले हैं तो गिवर है बैंक, क्रेडिट द गिवर, पर्सनल पर्सनल। नेक्स्ट है बच्चों 12th के भी दो पार्ट है, ए और बी पार्ट। बैंक ने हमसे इंटरेस्ट चार्ज किया, कोई भी लोन हो सकता है, यहाँ पर बैंक ने हमसे इंटरेस्ट के पैसे लेने थे, ठीक है, बैंक ने हमसे इंटरेस्ट के पैसे लेने थे, तो ये हमारा एक्सपेंस है। एक्सपेंसेस नॉमिनल के रूल से क्या होते हैं, डेबिट होते हैं, ठीक है। पर हम बैंक को जाके कैश पे इंटरेस्ट नहीं देते, बैंक ऑटोमेटिकली हमारे अकाउंट में से काट लेगा, चार्ज कर लेगा। तो बैंक का बैलेंस रिड्यूस जब भी करना हो तो आपको टू बैंक क्रेडिट करना है। ये है इंटरेस्ट चार्ज बाय बैंक, ठीक है। ये तब बैंक चार्ज करता है जब हमारा ओवरड्राफ्ट यानी नेगेटिव बैलेंस हो, या बैंक ने किसी भी चीज के हमारे इंटरेस्ट के पैसे लेने हैं तो हमारे अकाउंट में से सीधे से काट लेगा, तो टू बैंक लिखना है। ऐसे ही मान लीजिए हमारा बहुत सारा पैसा पड़ा है, बैंक हमें उस पर इंटरेस्ट देता भी है, तो वो भी इंटरेस्ट बैंक कैश में देने नहीं आएगा, सीधे हमारे अकाउंट में प्लस कर देगा। तो यहाँ पर जब इंटरेस्ट हमें मिले, रिसीव हो, तो बैंक का बैलेंस इंक्रीज होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट। टू इंटरेस्ट क्यों किया बच्चों, क्योंकि इंटरेस्ट क्या है, हमारी इनकम है, इनकम नॉमिनल के रूल से क्रेडिट, ये एक्सपेंस और ये इनकम, इसमें पैसा हमारे अकाउंट में से रिड्यूस होता है और इसमें पैसा हमारे अकाउंट में इंक्रीज हो जाता है। और लास्ट है 13, when बैंक चार्जेस सम अमाउंट फॉर द सर्विसेज। बैंक हमारा एज एन एजेंट बहुत सारे काम करता है, बहुत सारी सर्विसेज देता है, तो इन फैसिलिटीज के लिए बैंक हमसे कुछ खर्चे लेता है, हमारे अकाउंट से ही डिडक्ट कर लेता है, जिसको हम बोलते हैं बैंक चार्जेस। ये नॉमिनल खर्चे होते ही रहते हैं, रेवेन्यू नेचर के हैं, ठीक है, बैंक चार्जेस, और हमारे अकाउंट से डिडक्ट करेगा, हमें कैश में नहीं पे करने, तो अकाउंट का बैलेंस रिड्यूस। तो ये 13 ट्रांजेक्शन्स बच्चों बैंक से रिलेटेड हमने सीखी, जो आगे किसी भी सम में ट्रांजेक्शन्स में आ सकती हैं, इनकी अच्छे से प्रैक्टिस करनी है आपको। अब मैं आपको इलस्ट्रेशन 13 समझा रही हूँ, जिसमें कई जगह पर बैंक का यूज हुआ होगा, तो देखते हैं। जर्नल का प्रॉपरली फॉर्मेट बनाना है, डेट, अगर डेट नहीं है तो सीरियल नंबर, बड़ा कॉलम पर्टिकुलर्स का, उसके बाद लेजर फॉलियो का, ये डेबिट अमाउंट होते हैं हमारे, और ये क्रेडिट। डेट है, पर्टिकुलर्स है, लेजर फॉलियो, डेबिट, क्रेडिट, और हर एंट्री में 2 हेड तो होंगे ही होंगे, 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, एक डेबिट और एक क्रेडिट का होना जरूरी है। और एंट्री क्या कह रही है उसके लिए आपको नरेशन भी जरूर लिखनी है। फर्स्ट एंट्री 2016 मार्च 1 है बच्चों, देखिए ध्यान से, मार्च 1 को पेड इनटू बैंक, पेड लिखा है या डिपॉजिटेड लिखा है, एक ही बात है,
बैंक में पैसे पे किए, जमा कराएं, क्योंकि इस बिजनेसमैन को बैंक में बिजनेस के लिए अकाउंट खुलवाना है। अभी बताया था अकाउंट कौन सा खुलता है, करंट अकाउंट। करंट वर्ड लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, आपको सिर्फ बैंक वर्ड लिखना है। बैंक में अकाउंट खुलवाया या पहले से ही अकाउंट है उसमें पैसे जमा कराए, दोनों की सेम एंट्री होती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कैश बिजनेस में से गया और बैंक में आ गया। नया अकाउंट ओपन करवाएं तो भी बैंक डेबिट टू कैश, पहले से ही पुराने अकाउंट में पैसे जमा कराएं तो भी बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। ये है अमाउंट डिपॉजिटेड इनटू बैंक। नरेशन आप लिख लेंगे बच्चों। फिफ्थ को गुड्स परचेज किया एंड पेमेंट मेड बाय चेक। परचेजेस के लिए आपको बताया हुआ है, परचेजेस वर्ड यूज होता है, नॉमिनल का रूल लग रहा है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस। कैश दिया होता तो हमने लिखना है टू कैश, लेकिन लिखा है कि पेमेंट चेक के थ्रू हुई है। हमने जिस सप्लायर से माल खरीदा उसको चेकबुक में से चेक काट के दे दिया, तो टू चेक कभी भी नहीं होता। जब चेक आए तो बैंक भी हो सकता है और चेक इन हैंड भी, अभी हमने सीखा, लेकिन जब चेक जाए तो टू बैंक ही होता है। बैंक का बैलेंस इमीडिएटली आप मान लेंगे कि आपके अकाउंट में से पैसे गए। तो गुड्स परचेज किया और पेमेंट कैश में ना देके चेक के थ्रू की गई है तो एंट्री हुई परचेजेस डेबिट टू बैंक। नेक्स्ट है बच्चों मार्च 8, कैश सेल्स 40,000, आउट ऑफ दिस अमाउंट 30,000 डिपॉजिटेड इनटू बैंक। हमने कैश में माल बेचा है 40,000 का, जिसमें से उसी टाइम इमीडिएटली 30,000 हमारे बैंक में चले गए हैं। तो बैंक में कितने गए, 30,000, बैंक अकाउंट डेबिट लिख देंगे 30,000, ठीक है। और रिमेनिंग कैश कहाँ गया, वो हमारे पास ही है, कैश अकाउंट डेबिट। और टू गुड्स सोल्ड किया है हमने 40,000 का, 40,000 में से 30,000 तो बैंक में चले गए, रिमेनिंग 10,000 कहाँ पड़े हमारे पास ऑफिस में, बिजनेस में इन कैश पड़े हुए। अमाउंट इसके बच्चों इसके पहले वाले के थे, जब बैंक में अमाउंट डिपॉजिट करवाया था, करंट अकाउंट खुलवाया तो 25,000 आया। गुड्स हमने परचेज किया और चेक के थ्रू पेमेंट की है 10,000, ठीक है। उसके बाद है 10, विड्रॉन फॉर प्राइवेट यूज। प्राइवेट यूज, पर्सनल यूज जहां पर भी आ जाए तो ड्रॉइंग्स होता है मार्च 10 को, ठीक है। पर्सनल यूज के लिए पैसे निकाले गए हैं तो ड्रॉइंग्स तो डेबिट होके ही रहेगा, ठीक है, ड्रॉइंग्स का डेबिट बैलेंस होता है, अभी बताया। और बिजनेस में से कैश चला गया, विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज, पैसा निकला है कहां से, बिजनेस में से, तो टू कैश, ऑनर के घर चला गया। 10th और 12th को बहुत ध्यान से समझिएगा बच्चों, 12th में यहाँ पर ही कर रही हूँ। विड्रॉन फ्रॉम बैंक है तो टू कैश लिखना है, और अगर लिखा हुआ है क्लियरली विड्रॉन फ्रॉम बैंक, बैंक वर्ड होना चाहिए, ठीक है। विड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज तो बैंक से पैसा निकला है, पर्सनल यूज दोनों में ही है, तो ड्रॉइंग्स तो दोनों ही केस में डेबिट होगा। जैसे ऊपर वाली एंट्री में ड्रॉइंग्स डेबिट था, इसमें भी ड्रॉइंग्स डेबिट, ठीक है। अगर बैंक वर्ड है तो आपने टू बैंक करके बैंक का बैलेंस अपना रिड्यूस करना है। उसके बाद है मार्च 20 लास्ट है ये, प्लेस्ड ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट एट बैंक बाय ट्रांसफरिंग फ्रॉम करंट अकाउंट। हमारे करंट अकाउंट में पैसे थे, ठीक है, अभी हमें उसकी नीड नहीं है तो हम उसको बैंक में जाके जमा करा रहे हैं, एक फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट खुलवा रहे हैं। ये हमारी इन्वेस्टमेंट है जो कि लंबे टाइम तक, लॉन्ग रन तक चलेगी, तो इसके लिए आपको फिक्स्ड डिपॉजिट लिखना है और आपके करंट अकाउंट से पैसे हो गए कम, तो एंट्री हुई फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। जब भी करंट अकाउंट में पैसा आए बैंक डेबिट, जब भी करंट अकाउंट से पैसा जाए तो बैंक क्रेडिट। तो आज हमने बच्चों ये बैंक से रिलेटेड सारी ट्रांजेक्शन सीखी। इसका लास्ट में आपको ग्रैंड टोटल भी करना है, जितनी भी एंट्री है 1,16,000 आएगा। अब मैं आपको एक नेक्स्ट टॉपिक समझा रही हूँ, छोटा सा ये भी, ओपनिंग एंट्री। इनको प्लीज आपने रोज रिवाइज करना है। ओपनिंग एंट्री ये भी जर्नल में ही पास की जाएगी, आपको जर्नल का ही फॉर्मेट बनाना है। पहले ये होती क्या है इसको अंडरस्टैंड करते हैं बच्चों। अगर तो हमारा बिजनेस ही अभी अभी स्टार्ट कमेंस हुआ है तो पहले के कोई बैलेंस ही नहीं थे, एसेट और लायबिलिटी के, या कैपिटल भी नहीं थी, अभी स्टार्ट हुआ, ठीक है, तब तो ओपनिंग एंट्री नहीं हो सकती। लेकिन अगर हमारा पुराना बिजनेस चला आ रहा है तो आपको मालूम है अकाउंटिंग पीरियड एक साल का होता है, नॉर्मली 12 मंथ्स मानना है, 1 अप्रैल टू 31 मार्च। तो जो एक साल के एंड में बैलेंसेस बचेंगे, ठीक है, उसको हमने नेक्स्ट ईयर की बिगिनिंग में ब्रॉड फॉरवर्ड करना होता है, या कह लो जो इस साल का क्लोजिंग है
वही अगले साल का ओपनिंग है। प्लीज बच्चों बहुत ध्यान से समझना है। मान लीजिए हमारा ईयर चल रहा है 1 अप्रैल 19 और एंड होता है 31 मार्च 20, ठीक है। यहाँ पर एक साल पूरा खत्म हो गया, तो अगला साल कोई पूछे कब से शुरू होगा, 1 अप्रैल 20, ठीक है, और 31 मार्च 21। तो जो यहाँ पर एंड हुआ वही इस साल का क्या है, बिगनिंग। प्रीवियस ईयर का एंड, ये जो चल रहा है साल, करंट ईयर का क्या होता है, बिगनिंग होता है। तो एंड में बहुत सारे एसेट और लायबिलिटी के बैलेंसेस होते हैं जिसको हम नेक्स्ट ईयर की बिगिनिंग डेट को ब्रॉड फॉरवर्ड करेंगे, ठीक है। तो इस एंट्री में बहुत सारे हेड डेबिट और क्रेडिट होते हुए आपको नजर आएंगे। तो इलस्ट्रेशन 14 में आपको समझा रही हूँ, पेज नंबर है 9.29। The following balances appeared in the books of विशाल स्टोर्स, ठीक है। ये विशाल स्टोर्स की बुक में हम इसकी ओपनिंग एंट्री, इस कंसेप्ट को समझेंगे मेनली, ठीक है। डेट का कॉलम, पर्टिकुलर्स का, लेजर फॉलियो, डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट। 1 अप्रैल 2015 डेट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको 2015 अप्रैल 1 ये हमारा जो साल चल रहा है करंट ईयर, उसकी बिगनिंग है, इसमें कुछ एसेट और लायबिलिटी के बैलेंसेस हैं, तो ये कोई पूछे कहाँ से आए हैं तो आप कहेंगे इससे पहला वाला साल कब बीता था, कब एंड हुआ, 31 मार्च 15 को हुआ था बच्चों। 31 मार्च 15 के एक दिन बाद 1 अप्रैल 15 से अगला साल जो है स्टार्ट होता है। तो इस डेट को जो एंड के बहुत सारे बैलेंसेस हैं उनको हम रिकॉर्ड करेंगे। सभी एसेट्स को डेबिट करना है और सभी लायबिलिटी को क्या करना है, क्रेडिट करना है। और आपने एक बेसिक अकाउंटिंग क्वेश्चन सीखी थी बच्चों, एसेट्स, मैं यहाँ लिख रही हूँ, एसेट्स माइनस लायबिलिटी क्या निकलती है, कैपिटल निकलती है। अगर तो कैपिटल गिवन है तो ठीक है, कोई कुछ दिक्कत नहीं है, लेकिन मोस्ट ऑफ द सम में आपको एसेट माइनस लायबिलिटी करके कैपिटल जरूर फाइंड आउट करनी है, नहीं तो रॉन्ग हो जाएगा। कैपिटल हमारी बैलेंसिंग फिगर में आएगा। तो देखिए सारी एसेट्स को हम डेबिट करेंगे। कौन कौन सी एसेट है, कुछ करंट एसेट हो सकती है जो एक साल तक ही चलती है, और कुछ नॉन करंट भी हो सकती है जो कि एक साल के बियॉन्ड चलती है। क्या क्या एसेट है, एक एक एसेट का नाम आपको लिखना है। जैसे कैश अकाउंट डेबिट 15,000, उसके बाद बैंक में पहले से ही बैलेंस पड़े हुए हैं, ये लास्ट ईयर के बैलेंसेस थे जिसको इस साल हम खत्म नहीं कर देंगे। जो एसेट लायबिलिटी पिछले साल के एंड में वो इस साल के बिगनिंग में, शुरुआत में भी है। बैंक में यानी करंट अकाउंट में पहले से ही हमारे बिजनेस के पैसे पड़े हैं 5,000, पहले से ही स्टॉक है। स्टॉक हमारी एसेट है बच्चों, जो पिछले साल का एंड का क्लोजिंग स्टॉक होता है वही इस साल का ओपनिंग स्टॉक बन जाता है। आपको स्टॉक वर्ड लिखना है यहाँ पर। फर्नीचर है हमारे पास, फर्नीचर अकाउंट डेबिट 3600 का। इसके बाद बच्चों डेटर्स आपको दे रखे हैं 24,000, ठीक है। डेटर्स टोटल भी लिख सकते हैं, आंसर आ जाएगा, बट समझने के लिए क्योंकि इन डेटर का यूज होगा आगे ट्रांजेक्शन में, आपको सेपरेटली लिखना है। जो डिटेल दे रखी है उस पर प्लीज फोकस करें। 3 डेटर है, एक्स वाई जेड, सेपरेट आपको अमाउंट लिखना है, इकट्ठा टोटल नहीं लिखना। डेटर का डेबिट बैलेंस होता है, नेम के साथ अकाउंट नहीं लगाना है, इसलिए हम यहाँ नहीं लगा रहे हैं। एक्स डेबिट, वाई डेबिट और जेड डेबिट। हमारे बिजनेस ने एक्स से भी पैसे लेने हैं, कितने, 6,000, वाई से भी पैसे लेने हैं, पहले से ही लेने थे प्रीवियस ईयर में 8,000, जो कि इस साल में आते आते मिल सकते हैं, ठीक है। और जेड से भी पैसे लेने हैं 10,000, भूल ना जाए, इसलिए हम सभी डेटर के जितने भी हैं A to Z, बहुत सारे हो सकते हैं, तो उन सबके नेम रिकॉर्ड करने हैं, ठीक है। इन सबका टोटल 24,000 है, बट वो नहीं लिखना, सेपरेट को कंसंट्रेट करना है। तो सारी एसेट्स हो गई है बच्चों। अब लायबिलिटी पर आती है, जैसे एसेट करंट और कुछ नॉन करंट हो सकती है। सिमिलरली लायबिलिटी भी करंट जो एक साल के अंदर पे करनी है, और नॉन करंट यानी एक साल के बियॉन्ड, कैसी भी हो सकती है। क्वेश्चन में एक बैंक लोन है, हमने बैंक से बोरो किया हुआ है लॉन्ग टर्म के लिए, बैंक लोन क्रेडिट में आएगा। लायबिलिटी क्रेडिट होती है 10,000, और क्रेडिटर्स हैं जिसका हमें टोटल दे रखा है। तो जैसे हमने डेटर की सेपरेट डिटेल ली, सिमिलरली क्रेडिटर की भी सेपरेट डिटेल लेनी है। एक्स वाई जेड से हमको पैसे लेने हैं, ये डेटर है, और ये अजय और विजय, इनको पैसे देने हैं। अजय को 5,000 क्रेडिटर का क्रेडिट बैलेंस होता है, और विजय को हमने 7,500 पहले से ही पिछले साल के ही देने। अब बच्चों वेरी इंपॉर्टेंट चीज प्लीज ध्यान से अंडरस्टैंड करें,
ये जब आप डेबिट, आपको पता है कि हर एंट्री में डेबिट और क्रेडिट का टोटल इक्वल आना चाहिए, तभी लास्ट में ग्रैंड टोटल मैच करेगा। लेकिन जब आप ये सारा डेबिट का टोटल करते हैं और ये क्रेडिट का टोटल करती हैं तो ये मैच नहीं होगा। आपको देखो, देखने से ही पता चल रहा है क्रेडिट साइड शॉर्ट है, ठीक है, दोनों साइड मैच होनी चाहिए। तो आपको डेबिट में से क्रेडिट का टोटल माइनस करना है, या आप रफ में वर्किंग नोट में दिखा सकते हैं। तो जो डिफरेंस आएगा वो क्या निकलेगी, आपकी कैपिटल, बिकॉज बिना कैपिटल के तो बिजनेस नहीं हो सकता। ये पुराना बिजनेस है, ऑनर इसका जो भी नाम है यहाँ पर विशाल स्टोर्स, तो उसकी कैपिटल बिजनेस में कितनी चल रही है उसको लिखा जाएगा टू कैपिटल। कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस होता है, और यहाँ पर आप इंडिकेट कर दे प्लीज बैलेंसिंग फिगर, क्योंकि ये बैलेंस करके हम निकाल रहे हैं। इसके टोटल में से ये टोटल हम माइनस करें, डेबिट के टोटल में से क्रेडिट, और यू कैन से एसेट्स माइनस आउटसाइड लायबिलिटी। सारी आउटसाइड एक्सटर्नल लायबिलिटी आपको माइनस करनी है, तो इंटरनल लायबिलिटी कैपिटल रिमेनिंग बचेगी। तो इस साइड का टोटल जब आप करते हैं बच्चों, डेबिट साइड का ये टोटल आएगा आपका 87,600। क्रेडिट साइड का टोटल कम है, वो जब आपने टोटल किया तो वो आएगा 22,500, ठीक है। रफ में आप करके देख लेंगे इसको। तो इसका जो डिफरेंस आएगा वो शॉर्टर साइड, कम वाली साइड पर पुट करना है, ठीक है, तभी दोनों साइड टैली होंगी। अगर आप यहाँ पुट कर देंगे तो पहले ही ज्यादा है और ज्यादा हो जाएगा। हमेशा डिफरेंस बैलेंसिंग फिगर शॉर्टर साइड पर पुट करनी है ताकि दोनों डेबिट क्रेडिट टैली हो जाए। ये कैपिटल यहाँ लिखते ही जो यहाँ का टोटल है 87,600, अब वही यहाँ का टोटल है। तो ये आपने बैलेंसिंग फिगर इसके सामने इंडिकेट करना है, टू कैपिटल लिखा जाए, ठीक है। ओपनिंग एंट्री से हम क्या फाइंड आउट करते हैं, एसेट माइनस लायबिलिटी करके कैपिटल, जो कि आपने अकाउंटिंग क्वेश्चन में भी सीखा था। आगे बच्चों इस सब में बहुत सारी ट्रांजेक्शन्स हैं, सब आपने सीखी हुई है। ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट, 2 क्लासेस में हमने अच्छे से इसको किया है। फिर भी एक आध जो डिफरेंट ट्रांजेक्शन आई है मैं वही यहाँ पर आपको समझा रही हूँ। एक देखिए, अप्रैल 18 को क्या हुआ। अप्रैल 18 कुछ हमारे पास न्यूज़पेपर थे, ओल्ड न्यूज़पेपर, वो हमने सोल्ड कर दिए 50 रुपए में, और एक फर्नीचर भी था वो भी सोल्ड किया है 750, ठीक है। तो जब सेल करते हैं हम कोई चीज़ तो पैसा आता है, अमाउंट आता है, उसके लिए आप क्या लिखते हैं, कैश लिखते हैं। कैश अकाउंट डेबिट, कहीं से भी पैसा आ रहा है तो रियल अकाउंट के रूल से डेबिट व्हाट कम्स इन होता है। मेन थिंग इज दैट यहाँ पर जब आपने फर्नीचर सोल्ड किया तो फर्नीचर को हेड बना के क्रेडिट करें। जब फर्नीचर खरीदा था तो फर्नीचर डेबिट किया था, आज जब आप बेच रहे हैं तो फर्नीचर क्रेडिट करें। ऐसे ही हमने न्यूज़पेपर पुराने बेचे, न्यूज़पेपर नाम का हेड नहीं होता, छोटी मोटी जो चीजें होती हैं उसके लिए हम एक वर्ड यूज करते हैं मिसलेनियस, ठीक है। छोटे मोटे खर्चे हैं तो आप लिखेंगे मिसलेनियस एक्सपेंसेस डेबिट, और छोटी मोटी कोई इनकम हो रही है, पुराने न्यूज़पेपर पढ़े थे हमने वो रद्दी में बेच दिए और 50 रुपए मिले, तो हम टू न्यूज़पेपर नहीं लिखेंगे, इसको टू मिसलेनियस इनकम में डाल देंगे। कितना, 50 रुपीज यहाँ से, 750 यहाँ से, और 800 टोटल आपका डेबिट में कैश आ जाएगा। अगर आप न्यूज़पेपर पे खर्चा करते हो तो आप मिसलेनियस एक्सपेंसेस डेबिट लिखोगे, या इसको सन्ड्री एक्सपेंसेस भी लिख सकते हैं। ऐसे ही न्यूज़पेपर हमने बेच दिए, ठीक है, तो उससे जो इनकम आई है, पैसा आया, उसको मिसलेनियस इनकम लिखा जाएगा। एक और पॉइंट अब जो हम समझ रहे हैं वो है बैड डेट्स। हमने बैंकिंग ट्रांजैक्शन सीखी, ओपनिंग एंट्री सीखी, अब बैड डेट समझिए, बहुत ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट है। डेट्स डेटर की शॉर्ट फॉर्म है, ठीक है। डेट्स का मतलब डेटर्स, डेटर कौन होती है, जिनसे बिजनेस ने पैसा लेना होता है, एक्स से लेने हैं, राम से लेने हैं, मोहन से लेने हैं, ठीक है, पर्सनल अकाउंट का रूल लगता है। बैड वो डेटर्स जो बैड प्रूव हो गए हैं, यानी वो डेटर जो पैसा नहीं दे पाएंगे, कोई भी रीजन हो सकता है, नहीं देना चाहते, नहीं दे रहे, या उनकी फाइनेंशियल कंडीशन खराब हो गई है, ठीक है। तो कैसे पता चलता है, जब कोर्ट उनको इनसॉल्वेंट, आपने वर्ड सुना होगा दिवालिया, ठीक है, दिवाला निकल गया उसका, इनसॉल्वेंट डिक्लेयर कर देता है, इनसॉल्वेंट, जिसको हम बैंकरप्ट भी बोलते हैं। जब किसी की फाइनेंशियल पोजीशन बहुत पुअर हो जाती है और वो अपनी लायबिलिटी चुकाने की कंडीशन में नहीं रहता, तो ये कोई अबनॉर्मल चीज़ नहीं है बच्चों। हमारे बिजनेस में हमने बहुत सारे A to Z बहुत सारे डेटर से पैसा लेना होता है, तो किसी एक दो का डूब जाए पैसा
ठीक है, ऐसा नॉर्मल लॉस होता ही रहता है। तो बैड डेट्स क्या है हमारा, नॉर्मल लॉस है। लॉसेस नॉमिनल के रूल से क्या होते हैं, डेबिट होते हैं, ठीक है। और वो पर्सन हमेशा के लिए हमारा डेटर नहीं रह गया, मान लीजिए ए है उसका नाम, ठीक है, तो हम लिख देंगे टू ए। अगर ए पैसे दे देता तो हम लिखते कैश अकाउंट डेबिट टू ए, और ए पैसा नहीं दे सकता, पूरा ही डूब गया, तो हम लिखेंगे बैड डेट्स डेबिट टू ए, लॉस हो गया। लेकिन अब जो मैं आपको बता रही हूँ उसमें पार्शियल है कि जेड थोड़ा बहुत पैसा दे सकता है और थोड़ा सा नहीं दे सकता। तो इसी इलस्ट्रेशन 14 में अप्रैल 20 की ट्रांजैक्शन समझिए। हमारा जेड नाम का एक कस्टमर या डेटर था, ठीक है, वो इंसॉल्वेंट हो गया, कोर्ट ने उसको बैंकक्रप्ट इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर दिया, एंड 40 पैसा इन अ रुपी कुड बी रिसीव फ्रॉम हिज एस्टेट बाय चेक, ठीक है, अंडरलाइन कर लेंगे, चेक से मिला है, कैश में मिलता तो कैश डेबिट, चेक से मिल रहा है तो चेक नाम का हेड नहीं बनाना आपको, क्योंकि ये मान के चलना है, नथिंग इज मेंशन, कि चेक जो मिला सेम डे हमने बैंक में डिपॉजिट करवा दिया, तो हम क्या लिखेंगे, बैंक। तो मेन थिंग इज दैट कि जेड हमारा पूरा पैसा नहीं दे रहा। अब जेड ने देने कितने थे, ये हमने ऊपर ओपनिंग एंट्री से देखा बच्चों, जेड हमारा 10,000 से डेबिट द डेटर था, ठीक है, आपको अभी मैंने ओपनिंग एंट्री बताई थी, जेड हमारा 10,000 से डेबिट द डेटर था, और 2,000 की उससे कोई और ट्रांजैक्शन भी हुई है। अप्रैल 10 को जेड ने हमें 2,000 का चेक दे दिया था, अप्रैल 10 को, ठीक है। तो यहाँ पर 8,000 आप डिफरेंस कर लेंगे, जेड हमारा डेटर था, 10,000 से 2,000 उसने पे कर दिए थे, तो 8,000 जितना भी जेड हमारा डेबिट द डेटर है, इसका 40% वो दे रहा है। 1 रुपए में से कोई 40 पैसा दे रहा है और 60 पैसा नहीं दे रहा, तो आपको 8,000 का 40% निकालना है बच्चों। यहाँ पर जितना भी आ रहा है, कैश में आता तो कैश डेबिट, लेकिन चेक के थ्रू आ रहा है और बैंक में डिपॉजिट हो गया, 8,000 का 40% आ रहा है, यानी कि 3,200, रिमेनिंग 60% नहीं आ रहा, ठीक है, वो कभी आएगा भी नहीं, ये मानते हुए कि वो पैसा 60% कभी नहीं आएगा, हमेशा के लिए हमारा लॉस हो गया। जो जेड नाम का डेटर था वो बैड प्रूव हो गया, पूरे से नहीं 60% से, तो 8,000 का 60% निकालेंगे आप 4,800, तो अब हम कहेंगे जेड हमारा डेटर नहीं रह गया, 8,000 क्रेडिट में डाल दें। आज का लास्ट टॉपिक आपको मैं समझा रही हूँ, इलस्ट्रेशन 15 में ये यूज होगा। पहले मैं सिर्फ आपको एंट्री समझा रही हूँ, फिर हम इलस्ट्रेशन 15 करेंगे। सम स्पेशल एंट्रीज इसको हम बोलते हैं, सम स्पेशल, ये भी बच्चों अभी तक हमने नहीं सीखी हैं और बहुत ज़्यादा हमारे क्वेश्चंस में यूज होती हैं। पेज नंबर 9.31 है, जब भी आप क्लास अटेंड करें साथ में प्लीज़ अपनी बुक ज़रूर ओपन कर लीजिए। फर्स्ट पॉइंट है बैड डेट्स रिकवर्ड। इससे पहले मैंने आपको बैड डेट्स की एंट्री बताई है, बैड डेट्स डेबिट टू जो भी पर्सन का नेम है, XYZ कुछ भी हो सकता है। बैड डेट्स रिकवर्ड, बैड डेट्स अलग बात है बच्चों और बैड डेट्स रिकवर्ड होना अलग बात। बैड डेट्स का मतलब लॉस हो गया। बैड डेट्स का कौन सा बैलेंस होता है, हमेशा डेबिट बैलेंस होता है नॉमिनल के रूल से, ठीक है। हम तो लॉस मान चुके थे, लेकिन अचानक कुछ टाइम बाद वो पर्सन जिससे हमने पैसे लेने थे, जो पैसा मान चुके थे कि हाँ भाई डूब गया, ये तो देगा ही नहीं, कोर्ट ने इसको इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर दिया, अचानक उसकी मान लीजिए फाइनेंशियल कंडीशन ठीक हो गई या वो देना चाहता है, कोई भी रीजन, अगर हमारा डूबा हुआ पैसा अनएक्सपेक्टेडली अचानक हमें मिल जाता है, तो हम उसको रिसीव करने की क्या एंट्री करेंगे, एंट्री करेंगे कैश अकाउंट डेबिट। कैसा भी पैसा बिजनेस में आए रियल अकाउंट के रूल से डेबिट वर्ड कम से, लेकिन ये हमारी अचानक इनकम है, इनकम नॉमिनल के रूल से क्या होती है, क्रेडिट होती है। बैड डेट्स रिकवर्ड वर्ड बच्चों ये जरूर साथ में लिखना है, ठीक है। बैड डेट्स जब होते हैं तो आप एंट्री किया करते थे बैड डेट्स डेबिट टू राम जेड कोई भी है, ठीक है, ये लॉस होता है, लेकिन रिकवर हो जाना इनकम होती है, रिकवर्ड वर्ड जरूर साथ में आना चाहिए। उसके बाद है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग का मतलब ड्यू, पेएबल, जिस खर्चे का टाइम तो आ गया था लेकिन हमने पे नहीं किया,
ठीक है, ये हमारी लायबिलिटी है, 1 साल के अंदर अंदर हमको देना होता है। कोई भी खर्चा हो सकता है, वेजेस है, सैलरी है, रेंट है, इंश्योरेंस है। तो मान लीजिए वो खर्चा है सैलरी। सैलरी हमारा एक्सपेंस है, एक्सपेंसेस नॉमिनल के रूल से डेबिट होगा ही होगा। अगर तो कैश दे दिया होता तो टू कैश, पेड वर्ड अगर मेंशन है, लेकिन लिख रहे हैं पेएबल यानी कि ड्यू, अभी देना बाकी है, जिसके लिए अप्रोप्रिएट टर्म आप यूज करेंगे आउटस्टैंडिंग। ठीक है, आउटस्टैंडिंग। तो जब कैश गया ही नहीं तो इसलिए कैश वर्ड नहीं आएगा, जो एक्सपेंस यहाँ पर है वो ही यहाँ लिख दिया जाएगा, टू आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट। आउटस्टैंडिंग का हमेशा हमेशा आउटस्टैंडिंग को ऐसे भी लिखते हैं, इसका क्रेडिट बैलेंस होता है बिकॉज इट इज अवर लायबिलिटी। लायबिलिटी सारी क्रेडिट होती हैं। ठीक है, तो सैलरी डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी, ये आउटस्टैंडिंग की एंट्री थी। ऐसे ही थर्ड में आपको बता रही हूँ प्रीपेड एक्सपेंसेस, ये सब हमने टर्म्स में भी सीखा था, इनका मीनिंग और अकाउंटिंग इक्वेशन में भी आए थे, अब ये जर्नल में आ रहे हैं। ठीक है, 4 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, अक्रूड और अनअर्न। आज की क्लास में अभी सिर्फ हमने आउटस्टैंडिंग सीखा जिसका हमेशा क्रेडिट बैलेंस, और प्रीपेड जिसका हमेशा डेबिट बैलेंस। प्रीपेड क्या होता है आपको मालूम है अच्छे से, वो कोई भी खर्चा जो हम टाइम से पहले कर दें, देना तो है ही बाद में, तो हम कई बार टाइम से पहले ही दे देते हैं, सैलरी है या रेंट है। तो मान लीजिए इंश्योरेंस का प्रीमियम था जो कि हमने इस ईयर का चुकाना था, बिल्डिंग का इंश्योरेंस करवाया और हमने सोचा कि चलो नेक्स्ट ईयर का भी अभी दे देते हैं, तो हम उसको लिखेंगे प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम। ठीक है, जो भी खर्चा है, रेंट दिया तो प्रीपेड रेंट, सैलरी दी तो प्रीपेड सैलरी, वेजेस दिया तो प्रीपेड वेजेस, जो भी एक्सपेंस है। प्रीपेड का हमेशा ही डेबिट बैलेंस होता है, क्योंकि टाइम से पहले दे देना अच्छी बात है, आपका खर्चा बच जाएगा, अब नहीं देना पड़ेगा, एसेट बन गई। और टू इंश्योरेंस प्रीमियम, क्योंकि टाइम से पहले ही आपने दे दिया तो आपकी ये इनकम है। ठीक है, प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम डेबिट टू इंश्योरेंस प्रीमियम। नेक्स्ट है डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन क्या होता है, जितनी भी टेंजिबल एसेट्स होती हैं बच्चों, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, इक्विपमेंट, कंप्यूटर, इन पर नॉर्मल वियर एंड टियर होता है। ठीक है, टाइम की एक्सपायरी के साथ साथ इनकी वैल्यू रिड्यूस होती जाती है। कोई घर में गाड़ी खड़ी है, चाहे उसको नहीं भी चलाएं, लेकिन जितने में खरीदी थी उतने में तो नहीं बिकेगी, इसको बोलते हैं डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन का हमेशा ही डेबिट बैलेंस होता है, बिकॉज ये हमारा क्या है, लॉस है, लॉसेस नॉमिनल के रूल से डेबिट होती हैं, और डेप्रिसिएशन से एसेट की वैल्यू डिक्रीज होगी, इसलिए एसेट को जब भी बढ़ाना हो तो हम डेबिट करते हैं, और एसेट को जब भी कम करना हो तो हम क्रेडिट करेंगे। ठीक है, जिसका जो बैलेंस है उसको वही करोगे तो डेबिट बढ़ेगा, और जिसका जो बैलेंस है उसे रिवर्स करोगे तो रिड्यूस होगा। एसेट का कौन सा बैलेंस होता है, डेबिट। ठीक है, जब आप डेबिट कर रहे हैं तो बैलेंस इंक्रीज, आपने यहाँ एसेट को डेबिट से क्रेडिट करके उसका बैलेंस रिड्यूस कर दिया, टू मशीनरी, टू इक्विपमेंट्स, टू कंप्यूटर्स, टू फर्नीचर, जो भी एसेट का नेम है वो यहाँ आएगा। उसके बाद 2 और है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। देखिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की क्या एंट्री होती है, जो प्रोप्राइटर है वो बिजनेस में पैसा लगाता है, कैपिटल इन्वेस्ट करता है, अगर वो यही पैसा बैंक में भी जमा करे तो उसको इंटरेस्ट मिलेगा, कुछ रिटर्न यानी इनकम मिलती है। तो यही प्रोप्राइटर अपने बिजनेस से भी ये एक्सपेक्ट करता है कि बिजनेस उसको कुछ रिटर्न यानी इनकम दे। तो बिजनेस को ऑनर से डिफरेंट मानना है, सेपरेट आइडेंटिटी एग्जिस्टेंस दोनों की आपने माननी है। तो हमने अपने आप को क्या मानना है, बिजनेस, और हम एज अ बिजनेस अपने ऑनर को उसकी कैपिटल पे दे रहे हैं इंटरेस्ट, जो कि कैश में नहीं होता। ठीक है, ऑनर के साथ कैश में डीलिंग नहीं करनी, उसकी कैपिटल बढ़ानी है तो कैपिटल क्रेडिट, और अगर हमने उससे कुछ लेना है तो ड्रॉइंग्स डेबिट होता है। तो बिजनेस का कोई भी एक्सपेंस आ जाए तो एक्सपेंसेस नॉमिनल के रूल से डेबिट होते हैं, जैसे सैलरी डेबिट होती है। सिमिलरली इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी हमारा खर्चा है, हर साल अराइज होगा, इसको आपने क्या करना है, डेबिट, और ऑनर को कैश में जाके नहीं देना, उसकी कैपिटल इंक्रीज कर देंगे। मान लीजिए ऑनर की कैपिटल थी 1 लाख, इस पर हमने उसको 10% का इंटरेस्ट दिया, 10%, तो 1 लाख का 10% निकालेंगे, 10,000 आ गया, जो कि कैपिटल में ऐड हो जाएगा। अब कोई पूछे ऑनर की कैपिटल है कितनी, तो हम कहेंगे 1,10,000 है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैपिटल के बैलेंस को इंक्रीज करता है, कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस होता है, इसलिए क्रेडिट करके हमने इसका बैलेंस इंक्रीज किया। और लास्ट है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। ड्रॉइंग्स का डेबिट बैलेंस होता है,
ड्राइंग्स कैपिटल को रिड्यूस करती है, ठीक है। ये पैसा वो है जो ऑनर ने पर्सनल यूज, प्राइवेट यूज के लिए निकाल लिया है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम ऑनर को देते हैं, लेकिन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हम ऑनर से लेते हैं, चार्ज करेंगे, हम लेंगे जब हम, तो ये हमारी इनकम है। और ये इनकम भी हमने कैश में नहीं लेनी है, ये हमने ड्राइंग्स के अकाउंट में, ड्राइंग्स के हेड में डेबिट करनी। मान लीजिए कोई ऑनर बिजनेस में से 5000 रुपीज निकाल कर ले गया, तो हम इसको क्या बोलेंगे, ड्राइंग्स बोलेंगे। अब उसने ये पैसा जितने भी टाइम यूज किया, हम कह रहे हैं कि आपको 500 रुपए इंटरेस्ट देना पड़ेगा। ऑनर को इंटरेस्ट दे सकते हैं तो इंटरेस्ट ले भी तो सकते हैं, ठीक है, जो कि बिजनेस की क्या है, इनकम है, इनकम नॉमिनल के रूल से क्रेडिट होगी। तो 5000 की ड्राइंग्स पर हमने कहा कि 500 रुपए इंटरेस्ट भी लगेगा, 500 आपको और देने पड़ेंगे। तो अब हमने ऑनर से टोटल कितना पैसा लेना है, 5500। तो जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैपिटल को बढ़ाता है, ऐसे ही इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ड्राइंग्स को बढ़ाएगा, लेकिन नेचर अलग अलग है। ये खर्चा है, डेबिट होगा, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इनकम है, इसलिए हमेशा क्रेडिट होगी। तो इसी पर ही बेस बच्चों लास्ट हम समझ रहे हैं, बहुत ईजी है। जब आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गए हैं, प्लीज इसको बार बार रिवाइज करें। इलस्ट्रेशन 15 देखिए, 6 ट्रांजेक्शंस हैं इसमें टोटल। सबसे पहले रिसीव्ड हुए 20,000 फ्रॉम सुभाष विच वर रिटर्न ऑफ एज बैड डेट्स इन द प्रीवियस ईयर। जर्नल का फॉर्मेट आपको आता है अच्छे से, डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फॉलियो, डेबिट और क्रेडिट अमाउंट। अगर आपको डेट नहीं गिवन है क्वेश्चन में, तो आप सीरियल नंबर लिखेंगे, ठीक है। ये मैंने सीरियल नंबर लिखे हैं, फॉर्मेट आप बना लेंगे, पर्टिकुलर्स, लेजर फॉलियो, ये डेबिट अमाउंट और ये क्रेडिट अमाउंट। और हम अब आज की लास्ट इलस्ट्रेशन कर रहे हैं, इलस्ट्रेशन 15। फिर से पढ़ते हैं। सुभाष से 20,000 मिले हैं, जिसको हम रिटर्न ऑफ का मतलब खत्म कर देना, कैंसिल कर चुके थे, बैड डेट्स मानकर। कब, पिछले साल हमने बैड डेट्स की एंट्री कर दी थी। क्या एंट्री की होगी पिछले साल, बैड डेट्स डेबिट टू सुभाष। सुभाष हमारा डेटर नहीं रह गया, लॉस हो गया, हमें पैसा नहीं मिलेगा। लेकिन आज अचानक से पैसे मिल गए, ये रिकवर्ड की एंट्री पूछ रहे हैं आपसे, ठीक है। रिसीव्ड हुआ या रिकवर्ड हुआ एक ही बात है। रिसीव हुआ तो क्या आता है बिजनेस में, कैश, अकाउंट डेबिट, और पूरा टर्म आपको बच्चों यूज करनी है प्लीज। टू बैड डेट्स नहीं लिखना, टू बैड डेट्स रिकवर्ड लिखना है। सुभाष का नाम नहीं आएगा कहीं पर भी, क्योंकि हमारी अनएक्सपेक्टेडली इनकम हुई है यहाँ पर। सुभाष को हम पहले ही कैंसिल कर चुके थे जब बैड डेट्स हुए थे। सेकेंड है सैलरी ड्यू टू क्लर्क, ठीक है। ड्यू वर्ड को अंडरलाइन कर लेना। सैलरी पेड होता तो अलग बात है, ड्यू पेएबल आउटस्टैंडिंग का मतलब देना है, नहीं दिया। क्लर्क को सैलरी देनी थी, क्लर्क मैटर नहीं करेगा यहाँ पर सैलरी हमारा एक्सपेंस है, एक्सपेंसेस नॉमिनल के रूल से डेबिट होते हैं। तो आप सैलरीज, क्योंकि एक जने को सैलरी दी हो तो सैलरी बहुत सारे लोगों को दी जाती है, तो सैलरीज टर्म यूज होती है। क्लर्क्स लिखा हुआ है यहाँ पर, तो सैलरीज अकाउंट डेबिट, क्लर्क्स को सैलरी देनी है 50,000, खर्चा तो ये है ही है, ठीक है। दे दिया होता तो टू कैश, और देना बाकी है तो टू आउटस्टैंडिंग सैलरीज। जो ऊपर है वही यहाँ पर अगेन आएगा, इट इज अवर लायबिलिटी, ठीक है। नरेशन लिख देंगे, बीइंग सैलरीज ड्यू टू क्लर्क्स। थर्ड है आउट ऑफ द रेंट पेड दिस ईयर 10,000 इज रिलेटेड टू नेक्स्ट ईयर। इस साल हमने रेंट दिया होगा, कितना भी दिया, मान लो 80, 90 जितना भी दिया, इसमें से 10,000 नेक्स्ट ईयर से बिलोंग करता है। 10,000 खर्चा हमने एक्स्ट्रा ज्यादा दे दिया, जिसका टाइम ही नहीं आया था, तो ज्यादा पे कर दिया है रेंट, तो प्रीपेड रेंट डेबिट होगा, अभी हमने समझा बच्चों। और टू रेंट, इतना एक्सपेंस नहीं रहा, पहले ही दे दिया हमने, बिकॉज 10,000, ठीक है। आउटस्टैंडिंग के क्रेडिट बैलेंस होते हैं और प्रीपेड के डेबिट बैलेंस होते हैं। नरेशन लिख देंगे, रेंट पेड फॉर नेक्स्ट ईयर। फोर्थ है प्रोवाइड 10% डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर कॉस्टिंग ₹50,000। यहाँ पे आपको फर्नीचर की एंट्री, खरीदने की एंट्री नहीं करनी, फर्नीचर तो पहले से ही पड़ा होगा आपके पास 50,000 का। आज आपको उस पर डेप्रिसिएशन लगाना है, तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट, और एसेट की वैल्यू कम करनी हो तो एसेट को डेबिट से क्रेडिट करेंगे। 50,000 का फर्नीचर है बच्चों, इस पर 10% से हम डेप्रिसिएशन लगाएंगे तो 5,000 हमारा लॉस हो गया। लॉसेस नॉमिनल के रूल से क्या होते हैं, डेबिट। अब कोई पूछे कि फर्नीचर की वैल्यू क्या बची बुक्स में, तो 50 का था, 5,000 से डेप्रिशिएट हो गया, तो अब उसकी वैल्यू बुक्स में या बैलेंस शीट में दिखानी भी हो तो 45,000 आएगा। लास्ट दो एंट्रीज, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, फिर हमारा टॉपिक खत्म हो जाएगा।
15 तक सम आपने अच्छे से करनी है। मैं यहाँ पर लिख रही हूँ 1 to 15। इलस्ट्रेशन पहले ढंग से रिवाइज करेंगे, फिर एक्सरसाइज सम सॉल्व करेंगे। 2 और है बच्चों। 5th, प्रोवाइड 12% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कैपिटल का अमाउंट गिवन है 10 लाख, ठीक है। उसकी कोई एंट्री नहीं करनी, वो तो पहले से बिजनेस में चल रही है, हमको सिर्फ उस पर इंटरेस्ट पे करने की एंट्री करनी है। 12%, रेट कुछ भी हो सकता है, 10%, 12%, या हो सकता है आपको इंटरेस्ट का अमाउंट निकाल के ही दे दे तो और भी इजी हो जाएगा। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्सपेंस है, डेबिट होगा। और ऑनर के साथ कैश में डीलिंग नहीं करनी, कुछ देना है तो कैपिटल बढ़ाओ और कुछ लेना है तो ड्रॉइंग्स को डेबिट करके बढ़ाओ, ठीक है। तो कैपिटल थी उसकी 10 लाख, इस पर 12% से हम कैलकुलेट कर लेंगे 1,20,000 बिजनेस का एक्सपेंस है। 10 लाख में 1,20,000 का इंटरेस्ट चला जाएगा और उसकी कैपिटल इंक्रीज हो जाएगी। एंड लास्ट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, आपको कोई रेट नहीं गिवन, ड्राइंग्स का अमाउंट भी नहीं गिवन, ऑलरेडी आपको कंप्यूट करके दे दिया कि ऑनर से ड्राइंग्स पर इंटरेस्ट चार्ज करें। ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट, कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस, ड्राइंग्स का डेबिट बैलेंस, और हम ड्राइंग्स पर इंटरेस्ट ऑनर से चार्ज कर रहे हैं। दिस इज द इनकम ऑफ द बिजनेस, और इनकम नॉमिनल के रूल से क्या होती है, क्रेडिट होती है। अमाउंट 8,000, ठीक है। तो 1 to 15 हमारे हो चुके हैं। आज की क्लास में हमने 3 इलस्ट्रेशन सीखी है, 13, 14, 15, बैंकिंग ट्रांजेक्शन, ओपनिंग एंट्री और सम स्पेशल एंट्रीज। प्लीज इसको अच्छे से रिवाइज करना, कोई भी डाउट हो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।